अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हर शख्स की जिंदगी में कुछ ऐसा वाकया या वाकयात जरूर पेश आते हैं जिसे वो भुलाना चाहे तो भी सारी जिंदगी भुला नहीं सकता। आखिरी सांस तक उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो वाकया खौफनाक, सनसनीखेज और इबरतनाक ही हो। अमूमन दहशतनाक वाकयात याद रह जाते हैं या फिर अजीबो गरीब। मैं जो वाकया आपको सुना रहा हूँ वो ना सिर्फ बेहद पुरअसरार है बल्कि अजीबो गरीब भी। मगर बहुत से लोग इस वाकया को सुनकर कहते हैं कि ये एक घड़ी हुई कहानी है। मैं इनसे बहस व तकरार इसलिए नहीं करता कि इसका गवाह मैं हूँ। ये वाकया मेरे साथ पेश आया। मैं इस वाकये को शायद आखिरी सांस तक भुला नहीं सकूं। आपके साथ अगर पेश आता तो आप भी भुला नहीं पाते। मुझे उस रोज अस्पताल में बहुत देर तक काम करना पड़ गया क्योंकि एक बूढ़े मरीज की हालत बहुत नाजुक थी। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। गोया मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था, मगर मैं उस वक्त तक घर नहीं जाना चाहता था जब तक मरीज की हालत खतरे से बाहर नहीं हो जाती। दूसरे डॉक्टर ने ड्यूटी संभाल ली थी। इस बूढ़े मरीज से मेरा कोई रिश्ता ना था। वो ना मेरा बाप, भाई या रिश्तेदार था। मैं यूं ही मरीजों को अपना समझता था, बिला रंग और नस्ल और मजहब इनकी खिदमत करता था। मेरे नजदीक सब इंसान बराबर थे। जिस वक्त इस मरीज की हालत खतरे से बाहर हो गई, खुदा ने इसे एक नई जिंदगी दी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। फिर जो मुसर्रत मेरी रूह और मेरे दिल को मिली, शायद वो बेपनाह दौलत या किसी कीमती शय पाने से भी नहीं मिलती। मैं घर जाने के लिए अस्पताल से बाहर आया तो मुझ पर एक अजीब सी सरशारी तारी थी। मैं इस बात से खुश था कि मेरी जद्दोजहद और तवज्जो से एक मरीज की जान बच गई। जब मैं किसी मरीज का इलाज करता और वो सेहतमंद हो जाता तो वो या इसके लवाहिकीन अपनी जानब और अपनी खुशी से मुझे इनाम में रकम देने की कोशिश करते थे, जिसे मैं कबूल करने से इनकार कर देता था क्योंकि मेरा असल इनाम तो मरीज की सेहत याबी थी। एक डॉक्टर के लिए यह बहुत बड़ा इनाम होता है। मैं अस्पताल से बाहर आया तो इस वक्त शाम हो चुकी थी। अंधेरा फैल चुका था, लेकिन इसका सीना रोशनियों से चीर दिया था। लोग घरों को वापस जा रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक सैलाब की तरह बह रहा था। ट्राम और बसें, इनमें लोग जानवरों की तरह भरे हुए थे। मैं चुरंगी पार्ट स्ट्रीट की तरफ बढ़ा। मुझे स्ट्रीट पार्ट करना था ताकि वहां जो बस स्टॉप था वहां से बस ले सकूं। कोलकाता में जितना ट्रैफिक है, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में शायद हो। शाम के वक्त सड़क पार करना बाज औकात नामुमकिन हो जाता था। मैं फुटपाथ पर सड़क पार करने के इरादे से खड़ा हुआ था। मैंने महसूस किया कि मेरे पास कोई सड़क पार करने के इरादे से खड़ा हुआ है। मेरे दिल में अनजाने खौफ की लहर उठी क्योंकि कलकत्ता शहर में छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद की कोई कमी ना थी। जेब कतरों की भरमार थी। आज 5 तारीख थी और मुझे आज ही तनख्वाह मिली थी। 3 बरस से मैं इस अस्पताल में मुलाजमत कर रहा था, गोके मैंने तनख्वाह को बहुत संभाल कर अंदर की जेब में रखा हुआ था। फिर भी एक डर सा गालिब हो गया था। वो चाकू छुरे की नोक पर मुझसे रकम ना तलब कर ले, इससे पहले कि मैं इसकी तरफ देखता। मेरे नथनों में सूंधी सूंधी खुशबू भर गई। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो एक नौजवान लड़की को महकते हुए पाया। इसके हुस्न और जमाल ने मुझे बहुत मुतासर किया, बल्कि मुझ पर बिजली बनकर गिरा था। मैंने इसे नाकदाना नजरों से देखा। चेहरा बैजवी, सरू कद, जिस्म बेपनाह गदाज और कशिश का खजाना मालूम होता था। नीम गुलाबी होंठों से गोया तपिश उबल रही थी। अस्पताल में 2 नर्सें और सिस्टर्स बहुत हसीन थीं, जिन्हें देखकर मरीज अपना मर्ज भुला देते थे। उनका हुस्न मर्दों को मुतासिर करता था, मगर मैं उनके हुस्न का असीर नहीं हुआ क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और अस्पताल में मरीजों की खिदमत और अपने फर्ज की अदायगी के लिए आता था। और फिर हसीनो जमील लड़कियां और औरतें अक्सर नजर आती रहती थी।
लेकिन मैंने ऐसी गहरी और नीली आंखें कभी नहीं देखी थी। चेहरे के खद्दो खाल में ना सिर्फ तीखापन था, बल्कि इस कदर जाज़बियत और दिलकशी थी कि मेरे दिल पर यह सब क़यामत ढाने लगे। इसके गदाज लबों पर एक तबस्सुम रक्सा थी और ऐसा सरापा मैंने बहुत कम देखा था। ये पहली लड़की थी जिस पर मैं फिदा हो गया था। जब इससे मेरी निगाहें चार हुईं, तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। जामनी रंग की साड़ी में इसकी उजली रंगत और क़यामत हो गई थी। इसने बगैर आस्तीनों वाला ब्लाउज पहन रखा था, जो मुख्तसर और नीची तराश और नए फैशन के मुताबिक था। ऐसा लिबास हर 10 औरतों में से 7 औरतें पहनती हैं। औरत की नीम और यानी कोई मायूब बात नहीं रही थी। इसने मुझ पर जैसे जादू कर दिया था। जब वो मेरे और करीब हुई, तो मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल जो आया वो ये था कि ये लड़की मुझे शिकार करना चाहती है। इस शहर में ऐसे घरानों की नौजवान पुरकशिश और खूबसूरत लड़कियां शाम होते ही शिकार की तलाश में निकलती थीं, जो माली मुश्किलात, तंगदस्ती और बेरोजगारी का शिकार होती थीं। मेरे दिल के किसी कोने में वसवसे की एक लहर आई। मैंने अपने दिल में ये कहा कि खुदा करे ये ऐसी लड़की ना हो। अगर ये शिकारी लड़की हुई तो मुझे सारी जिंदगी दुख रहेगा। दूसरी तरफ मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अगर ये ऐसी लड़की हुई तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा। जो ये रकम तलब करेगी, इसकी नजर कर दूंगा। इसने मुझ पर तबस्सुम की पत्तियां निछावर करते हुए कहा, डॉक्टर डेविड, आप मरीजों की बड़े खलूस से खिदमत करते हैं। क्या मैं आपको एक जहमत दे सकती हूँ? इसकी आवाज भी इसकी तरह मद भरी और रस भरी थी। मैं अपना नाम सुनकर बड़े जोर से चौंका। आप मुझे जानती हैं? मैंने हैरत से कहा। आपको कौन नहीं जानता? वो रस भरी आवाज में बोली, विटफोर्ड अस्पताल में आपको हर कोई फरिश्ता कहता है। मरीज आपकी पूजा करते हैं। मैं इसकी बात सुनकर हंस पड़ा और अनकसारी से बोला, मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? किसी तरह मुझे सड़क पार करा दीजिए। वो मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, इस कदर ट्रैफिक है कि मेरे लिए सड़क पार करना बहुत दुश्वार है। इसमें जहमत की क्या बात है? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी सड़क पार करना है। मैं आपको भी करवा दूंगा। तैयार हो जाइए सड़क पार करने के लिए। सड़क पार करने की गरज से मैं फुटपाथ से उतरा तो वो भी उतर गई। फिर इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे बड़ी हैरत हुई। ऐसी हैरत की तवक्को ना थी। मैं इसका हाथ पकड़े बगैर इसे सड़क पार करा भी नहीं सकता था। ताहम इसने अपनी तरफ से पहल कर दी थी। इसके हाथ का लम्स इस कदर अनोखा और लतीफ था कि मेरे सारे बदन पर एक फरोहत बख्श सनसनी दौड़ गई और नस नस में खून जैसे रक्स करने लगा। खून के फवारे उबल पड़े थे। सड़क पार कराते वक्त 2-1 मर्तबा हम टकरा भी गए थे। एक मर्तबा वो लड़खड़ाई तो इसे संभालने के लिए मुझे इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालना पड़ा। सड़क पार करने के बाद इसने साड़ी का पल्लू सीने और शाने पर दुरुस्त किया तो इसकी मरमरी बाहें खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गईं। मेरा दिल इससे जुदा होने को नहीं चाह रहा था। मैंने दिल कड़ा करके इसे चाय पीने की दावत दी तो इसने बगैर किसी ममानत के कबूल कर ली। ये मेरे लिए एजाज था। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। मैं इसका चांद सा चेहरा और इसकी जादू भरी आंखों में खोया रहा। इसकी बातें बड़ी दिलकश थी। जब हम दोनों उठे और बाहर आए और मैं इससे दोबारा मिलने के बारे में पूछना चाह रहा था कि मेरी निगाह इसके हाथ पर पड़ी। हैरत की बात यह थी कि इससे पहले मैं इसके हाथ की उंगली में जो अंगूठी थी देख ना सका था। वो मंगनी की अंगूठी थी। वो अंगूठी नहीं थी, खंजर था जो मेरे दिल में उतर गया था। मैं बावजूद कोशिश के इसे ना भुला सका। वो दिन जब भी याद आता था, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात थे। 4 बरस बीत गए। मैं अपने इस अस्पताल में असिस्टेंट सर्जन के ओहदे पर फाइज हो गया।
मेरे दिल में जो खिदमत का जज्बा था वो बदरजा मौजूद था। बाज औकात ऐसे इमरजेंसी केस आते थे कि मुझे रात देर तक रुकना पड़ता था। मुझे अस्पताल की तरफ से जो मकान मिला था वो अस्पताल से 10 मिनट की मुसाफत पर था। घर पहुंचा, मेरी बीवी घर पर नहीं थी। वो मैके गई हुई थी। वो मुझसे नाराज होकर चली गई थी। इसे मेरा देर से घर आना और अस्पताल में ज्यादा वक्त देना जहर लगता था। हालांकि वो नर्स रह चुकी थी। इसकी और मेरी लव मैरिज थी। मैंने शादी से कबल इससे कह दिया था कि मैं अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। इसने कह दिया कि मैं जरा भी दखल नहीं दूंगी, लेकिन इसने अज़दवाजी जिंदगी तलख बना दी। मैं चूंकि बेहद थका हुआ था और कॉफी की तलब हो रही थी, इसलिए मैं किचन में चला गया। मैंने कॉफी बनाई। मैं 2-1 घूंट हलक से उतारे थे कि इतलाई घंटी बजी। बाज मरीज मुझे अस्पताल में ना पाकर मेरे घर का रुख करते थे। न जाने कौन बदनसीब था जिसे इस वक्त मेरी खिदमत की जरूरत थी। मैंने दरवाजा खोला। एक जवान साल औरत दरवाजे में खड़ी थी। वो बिल्कुल सफेद बर्क लिबास में मलबूस थी। इस लिबास में वो एक दुल्हन की तरह लग रही थी। मैंने इससे पूछा, क्या मरीज अस्पताल में है? आपने स्टाफ से क्यों नहीं कह दिया? मुझे बुला लेते। इस औरत ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से होकर अंदर दाखिल हो गई, फिर कुर्सी पर जा बैठी। ये कमरा नशिस्तगाह था। इसके बैठने, देखने और मुस्कुराने का अंदाज बड़ा दिल फरेब और क़यामत खेज था। सीने पर इसके नक्शा फूलों का एक गुच्छा लटक रहा था। रोशनी में इसे देखा तो मेरी हैरत और खुशी की इंतहा ना रही। ये रूपा थी। मैंने इसे पहचान लिया। ये वही थी जिसे मैंने 4 बरस पहले सड़क पार कराई थी, जिसे मैं आज तक भूल ना सका था। आज भी इसके हुस्न में वही ताबानी थी, मशहूर कुन हुस्न, वही प्यारी नीली आंखें, खदो खाल, वही जज्बात को भड़का देने वाला सरापा। मैंने सोचा कि इससे कहूं कि तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन मैं किसी ख्याल के जेरे असर खामोश रहा। डॉक्टर डेविड, आपने मुझे पहचान लिया होगा। मुझे वो दिन आज भी उसी तरह याद है जैसे कल की तरह हो। जी हाँ, मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मैं अब जो कि शादीशुदा था, इसलिए इससे फ्री होना और रस्म बढ़ाना नहीं चाहता था। वो खुद भी बेहद संजीदा होकर बोली, डॉक्टर, मैं इतनी रात आकर आपका वक्त लेने और परेशान करने पर माफ़ी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बहुत थके हुए भी हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपनी खुद गर्जी और शौहर की वजह से आपको तकलीफ देने के लिए आ गई हूँ। मैं किस कदर परेशान और उलझन में मुब्तला हूँ बता नहीं सकती। असल बात यह है कि मेरे शौहर सख्त बीमार हैं। थोड़ी देर पहले इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि अभी और इसी वक्त जाकर इन्हें देख लें, इनके घर का पता नोट कर लें। फिर इसने तवक्कुफ करके मुझे कॉलक स्ट्रीट के एक मकान का नंबर और पता बताया। वो मकान मेरे मकान से ज्यादा दूर नहीं था। पता बताने की क्या जरूरत है, आप मेरे साथ चलें। मैं इसी वक्त आपके साथ चल रहा हूँ। मैंने खड़े होते हुए कहा, मैं किसी वजह से आपके साथ चलने से कासिर हूँ। इसने जवाब दिया, मैं अपने शौहर से कुछ अरसे से अलग रह रही हूँ। हम दोनों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। इनके नज़दीक मेरा कसूर नाकाबिले माफ़ी है। इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें, बच जाएं। मैंने अपना ब्रीफकेस खोलकर इसका जायजा लेते हुए इससे कहा, आपके शौहर को आपसे कितनी ही नफरत क्यों ना हो, इस वक्त आपका उनके पास रहना अशद जरूरी है, क्योंकि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। ऐसी हालत में आप इन्हें छोड़कर चली आई हैं, ये बात गलत है। डॉक्टर, वो मुझे मुल्तजियाना नजरों से देखने लगी। ये वक्त इन बातों का नहीं है। प्लीज जितना जल्द हो सके आप वहां पहुंचने की कोशिश करें, बड़ी नवाजिश होगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपको अपने शौहर की अलालत की खबर इतनी रात के कैसे मिली, किसने दी, जबकि आप अलग रहती हैं। दिल से दिल को राहत होती है, ये मेरे दिल का कहना है। मेरे दिल ने कभी भी मुझसे गलत बयानी नहीं की। ये मेरे दिल की मोहब्बत है जिसने मुझे आगाह किया। ऐसा लगता है कि आपके दिल का मवासलाती राब्ता शौहर के दिल से है, मैंने कहा। फिर मैंने कुछ जरूरी अद्वियात ब्रीफकेस में रख कर बंद किया। फिर इससे कहा, चलिए मैं आपका हुक्म बजा लाता हूँ।
मैं आपके दिल के कहने के मुताबिक वहां जाऊंगा और फिर मैं पहले आपको आपके घर छोड़ दूंगा। इस वक्त शहर की सड़कें वीरान सुनसान और बेहद खतरनाक हो जाती हैं। चोर उचक्के और राहजन घूमते रहते हैं। आप एक जवान औरत हैं। वो इस बात के लिए तैयार ना थी कि मैं इसे इसके घर पर छोड़ दूं। वो तकरार के लहजे में बोली, प्लीज डॉक्टर, आप मेरी फिक्र ना करें। किसी बदमाश की मजाल नहीं कि वो मुझ पर हाथ डाले और मेरी जात पर कोई आंच आए। इस वक्त आपका ये फर्ज बनता है कि जितना जल्द हो सके वहां पहुंचें, क्योंकि ये दिल का मामला है। आप मुझे मेरे घर छोड़कर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसका पता ले लूं, ताकि इसे टेलीफोन पर या ज़ाती तौर पर जाकर इसके शौहर की तबीयत से मुतला करूं। अगर वो मेरी बीवी की मौजूदगी में खैरियत पूछने आई तो मेरी बीवी इसके हुस्न को देखकर ना सिर्फ जल जाएगी बल्कि तोहमत भी लगा देगी। मैंने इससे कहा, अच्छा आप मुझे अपना पता बता दें ताकि मैं आपके शौहर की खैरियत से आगाह कर सकूं। आपको यहाँ तक आने की जहमत ना हो। वो मेरी बात सुनकर मायने खेज अंदाज से मुस्कुरा दी। फिर बोली, चलिए आप मेरा पता नोट कर लें, लेकिन मेरा पता मालूम करके आपको कोई खुशी नहीं होगी। मैंने लेटर पैड और कलम उठाकर इसे दिया। इसने अपना पता और टेलीफोन नंबर लिखकर पैड वापस किया तो मैंने इसे देखे बगैर मेज पर रख दिया। मैं जूते पहनने लगा। इसने मेरा इंतजार भी नहीं किया, बाहर निकल गई। मेरा ख्याल था कि वो बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। बाहर आया तो वो मौजूद ना थी। मैंने सड़क पर पहुंचकर इसे मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। वो मुझे कहीं जाती हुई दिखाई ना दी। मुझे यकीन नहीं आया कि अपने शौहर को इस कदर चाहने वाली औरत इस कदर खुद गर्ज भी हो सकती है। गुस्सा भी आया। मैं इस मोहल्ले में कई बार जा चुका था, इसलिए पैदल ही चल पड़ा। जब मैं इस मकान पर पहुंचा तो मुझे ये देखकर ना सिर्फ हैरत हुई बल्कि गुस्सा भी आया। पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं से भी रोशनी की झलक नहीं रही थी। ये नाकाबिले यकीन बात थी कि एक शख्स पर दिल का दौरा पड़ा हो और घर वालों ने इसका कोई असर नहीं लिया और घोड़े बेचकर सो रहे हैं। इसने शायद मेरे साथ एक संगीन किस्म का मजाक किया था जो मुझे इस वक्त सख्त नागवार लगा था। आज 1 अप्रैल थी। मैंने सोचा कि क्यों ना दस्तक देकर पूछ ही लूं। मैंने दरवाजे पर बड़े जोर से 3 मर्तबा वक्फे से दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे के नीचे से रोशनी झांकने लगी। फिर आहट हुई। फिर एक नसवानी आवाज ने तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा, कौन है? मेरे जवाब देने से बेशतर दरवाजा खुला। एक मोमर औरत मेरे सामने खड़ी थी। इसके सर के सारे बाल सफेद थे। मैंने कहा, खातून, मैं डॉक्टर डेविड हूँ। मिस्टर हर्बर्ट यहाँ रहते हैं? वो सख्त बीमार हैं। उन पर दिल का दौरा पड़ा है। मैं एक खातून की इतला पर यहाँ आया हूँ। वो मेरा बेटा है। बिल्कुल ठीक है। जिस किसी ने भी आपको इतला दी उसने आपके साथ मजाक किया है। इस औरत ने जवाब दिया, अच्छा 1 मिनट। इतना कहकर वो अंदर चली गई। मुझे इसकी बीवी पर बहुत तैश आया। थोड़ी देर के बाद वो औरत आई तो बदहवास सी थी। इसका चेहरा मुतगय्यर था। वो तशवीशनाक लहजे में बोली, वाकई मेरा बेटा। इस वक्त वो एक जुमला ही कह ना सकी। इसकी आवाज भड़क गई। चंद लम्हों के बाद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक शख्स जिसकी उम्र 30 बरस की होगी जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मैंने इसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, फिर इसका मुआयना किया। खतरे वाली बात ना थी। मैंने इसे 2 इंजेक्शन दिए, अपने पास से दवा दी, फिर उस औरत को अपना टेलीफोन नंबर दिया कि तबीयत दोबारा खराब होने की सूरत में मुझे इतला दे दी जाए। मैं एम्बुलेंस भेज दूंगा। मैं जब अपने घर वापस आया तो मेरा पूरा घर बनफशा फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। हैरत की बात थी, पारो जो आई थी। इसके सीने में बनफशा फूलों का गुच्छा था। जाते वक्त गिर गया था और इसे खबर भी ना हो सकी थी। मैंने इसे उठाकर मेज पर रख दिया। मैं दूसरे दिन इसका मुआयना करने गया। इसके कमरे में दीवार पर एक बहुत बड़े फ्रेम में एक तस्वीर लगी हुई थी। ये पारो की तस्वीर थी। वही महताब चेहरा, वही खूबसूरत आंखें, वही तबस्सुम, वही लिबास जिसे पहनकर आई थी। इस तस्वीर में बनफशा के फूल भी नजर आ रहे थे जो तरोताज़ा और महकते हुए लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा ये इसकी तस्वीर नहीं है
बल्कि वो बजाते खुद फ्रेम में मौजूद है। मुझे तस्वीर को गौर से देखते पाकर हर्बर्ट ने कहा, डॉक्टर, ये मेरी बीवी पारो की तस्वीर है जो शादी के दिन खींची गई थी। जी हाँ, मैं आपकी पत्नी को पहचानता हूँ। उनके कारण ही आप आज जिंदा हैं और आपको एक नई जिंदगी मिली है। मैंने कहा, क्या मतलब? हर्बर्ट ने अपनी पलकें झपकाईं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप मेरी पत्नी को कब से और कैसे जानते हैं? मैंने इसे किसी कदर तफसील से सारा वाकया सुनाया तो इसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? दुनिया में क्या चीज मुमकिन नहीं है। आपको अपनी पत्नी की मोहब्बत का एहसास करना चाहिए। उसके दिल ने महसूस कर लिया कि आप शदीद बीमार हैं। लेकिन डॉक्टर डेविड, मेरी बीवी को इस दुनिया से रुखसत हुए पूरा 1 बरस हो रहा है। ये बात सब लोग जानते हैं। वो स्वर्गवास हो चुकी है। मैं भुचक्का सा हो गया। आप मेरी बात का यकीन करें, मेरे घर पर आपकी पत्नी आई थी। वो जिंदा थी। उसने यही लिबास पहन रखा था जो इस तस्वीर में मलबूस है। उसके गले में बनफशा फूलों का हार था। कल रात जब मैं घर गया तो मेरा पूरा घर इन फूलों की खुशबू से महक रहा था। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। मैं एक हकीकत आपसे बयान कर रहा हूँ। उसके कहने पर तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे आपकी किसी बात से इनकार नहीं है। वो मेरी बातों को सुनकर बोला, उसने ये लिबास शादी के रोज पहना था और इस लिबास में इसकी तदफीन भी की गई थी। तदफीन के वक़्त इसके ताबूत में मैंने बनफशा फूलों को रख दिया था। इसे ये फूल और इनकी खुशबू बहुत पसंद थी। वो अपनी बात खत्म करके और अपनी बीवी को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने आंसू थमने के बाद बताया कि इसकी बीवी बहुत चाहने वाली थी, शौहर परस्त थी। अपनी शदीद अलालत में भी इसकी बड़ी खिदमत की थी। हर तरह से ख्याल रखा था। वो किसी से जलती भी नहीं थी। मैंने घर आकर हैरत से सोचा कि ये क्या असरार है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे दफातन याद आया कि उसने अपना पता और टेलीफोन नंबर भी तो लिख कर दिया था। मरे हुए लोगों के नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं होते। मैंने लेटर पैड उठाया। इस पर टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने वो नंबर मिलाया। थोड़ी देर तक घंटी बजती रही। जब मैं रिसीवर रखने वाला था तब किसी ने रिसीवर उठा लिया। उस तरफ से एक शख्स ने सपाट लहजे में कहा, ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैंने फौरन ही रिसीवर रख दिया, इसलिए कि मैं इनसे क्या खिदमत ले सकता था। अब इस बात में किसी कदर शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि पारो मर चुकी थी। अब उससे दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती थी। वो एक रूह थी। मुझे इस कदर सदमा महसूस हुआ कि मेरा दिल पाश पाश हो गया। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे हिमालय की चोटी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया है। मैं अपने दिल में कह रहा था कि वो मरी नहीं है। ऐसी औरतें कभी नहीं मरती। वो उन लाखों औरतों के लिए हमेशा जिंदा रहेगी जो जिंदा रहने के बावजूद अपने शरीफ शौहरों को छोड़ देती हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।